नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वो खत्म हो गया था। टॉपिक का नाम था राजस्थान का भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन, और उसके अंतर्गत हमने आखिरी जो भौतिक विभाजन था हाड़ौती का पठार, उस हाड़ौती के पठार के बारे में चर्चा की थी। हाड़ौती के पठार से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस की थी, अच्छी तरह से चर्चा की थी। आज की क्लास में आज का एक नया टॉपिक है आपके सामने, और उस पर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, कितने आते हैं, आ सकते हैं, उन सभी टॉपिकों के बारे में, सभी क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत जलवायु। जलवायु, ये जो जलवायु है, इस जलवायु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? देखो, जलवायु को अंग्रेजी में कहा जाता है क्लाइमेट। जलवायु को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? क्लाइमेट कहा जाता है। ये क्लाइमेट शब्द कौन सी भाषा से बना है और कौन सी भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो देखो, क्लाइमेट जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। और ग्रीक भाषा के इस क्लाइमा शब्द से क्लाइमेट शब्द बना है, जिसका मतलब क्या होता है? जलवायु, जिसका अर्थ होता है जलवायु। लेकिन इस क्लाइमा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सूर्य की किरणों का तिरछा होना। सूर्य की किरणों का तिरछा होना। ये क्लाइमा का अर्थ होता है। देखो, जलवायु को अंग्रेजी में कहा जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है, और इस क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य की किरणों का तिरछापन या तिरछा होना। अब देखो, ये जलवायु, जलवायु जो टॉपिक है मित्रों, इसमें जलवायु जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? किसे कहा जाता है जलवायु? देखो, जलवायु क्या होता है? किसी भी स्थान की यदि जलवायु का निर्धारण किया जाता है तो उसमें कम से कम 23 से 35 वर्ष का टाइम लगता है। 23 से 35 वर्ष के समय अंतराल में ही किसी जगह की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे भारत में अपना राज्य है, अपना राजस्थान। इस राजस्थान की जलवायु का निर्धारण करना है तो क्या करना होगा? यहाँ पर 30 से 35 वर्षों तक कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं रहती हैं, भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, कितनी कितनी पाई जाती है, उन भौगोलिक दशाओं का औसत निकालने पर ही उसे जलवायु कहा जाता है। भौगोलिक दिशाओं का मतलब क्या होता है? जैसे तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, पवने, वाष्पोत्सर्जन, इन सभी को भौगोलिक दिशाएं कहा जाता है। तो किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण लगभग 30 से 35 वर्षों के अंतर्गत किया जाता है, और वहां पर इतने समय में जो भौगोलिक दशाएं पाई जाती है उसका औसत ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो इसकी एक ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर लंबी समय अवधि तक, लंबी समय अवधि तक पाई जाने वाली औसत भौगोलिक दशाओं को जलवायु कहा जाता है। औसत भौगोलिक दशाओं को जलवायु कहा जाता है। क्या हुआ? इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? देखो, किसी निश्चित स्थान पर लंबी समय अवधि तक पाई जाने वाली औसत भौगोलिक दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। वही वाली बात हो गई किसी निश्चित स्थान पर। जैसे कि भारत बहुत बड़ा है, भारत में एक निश्चित स्थान ले लिया अपने राजस्थान, लंबी समय अवधि तक, यानी कि 30 से 35 वर्षों तक
औसत भौगोलिक दशाएं जो पाई जाती है, इन्हीं भौगोलिक दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। और इसी डेफिनेशन को यदि थोड़ा सा इसमें शॉर्टनेस लिया है तो वो क्या कहलाता है? ऋतु कहलाती है। जैसे किसी निश्चित स्थान पर लंबे समय अवधि तक नहीं, 3-4 माह की अवधि के लिए जो औसत भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, उन्हें फिर ऋतु कहा जाता है। किसी निश्चित स्थान पर 3-4 महीने के लिए जो औसत भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, उन्हें ऋतु कहा जाता है। और किसी भी स्थान पर यदि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए जो भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, उसे मौसम कहा जाता है। देखो, ऋतु की बात करते हैं तो ऋतु में, ऋतु किसे कहते हैं? ऋतु कहते हैं किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर 3-4 माह के लिए पाई जाने वाली, 3-4 माह के लिए पाई जाने वाली औसत भौगोलिक दशाओं को औसत भौगोलिक दशाओं को इन्हें क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर 3-4 महीने के लिए जो औसत भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, उसे ऋतु कहा जाता है। अब है आपका मौसम। तो मौसम में भी, मौसम किसे कहते हैं? मौसम, आपको पता है मौसम पल भर में ही बदल जाता है। थोड़ी देर पहले धूप, थोड़ी देर बाद में छांव, थोड़ी देर में बरसात। ठीक है, तो पल भर में जो समय समय पर बदलता रहता है, वो क्या होता है? मौसम होता है। ठीक है, तो मौसम किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर, बिल्कुल यही डेफिनेशन होगी, किसी निश्चित स्थान पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए पाई जाने वाली औसत भौगोलिक दशाओं को, आगे यही, किसी निश्चित स्थान पर कुछ समय के लिए पाई जाने वाली औसत भौगोलिक दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। मौसम, जलवायु और ऋतु, इनकी जो डेफिनेशन है वो बेसिकली अपने को पता होना चाहिए। यहाँ से विशेष कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है? क्लाइमेट ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना हुआ है। और क्लाइमा का मतलब क्या होता है? सूर्य की किरणों का तिरछापन होना या तिरछा होना। अब भौगोलिक दशाओं की बात कर लेते हैं कि भौगोलिक दशा क्या चीज है, किसे कहा जाता है, वो देखो। और एक बात, यदि मैं स्क्रीनशॉट के लिए कहना भूल जाऊं तो जैसे ही मैं थोड़ा साइड में होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आगे की बात करते हैं भौगोलिक दशाओं से संबंधित। भौगोलिक दशाएं क्या चीज है, और भौगोलिक दशाओं से यदि कोई क्वेश्चन आ सकता है तो कौन सा आएगा? देखो, भौगोलिक दशाएं, नेक्स्ट बिंदु है अपना भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाओं से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि पहले तो भौगोलिक दशाएं होती क्या है, और दूसरी बात, उन भौगोलिक दशाओं का मापक यंत्र कौन सा है, वो अपने को कंफर्म करना है। तो देखो, भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है? एक तो है आपका तापमान। तापमान एक भौगोलिक दशा है। और तापमान को किस यंत्र से मापा जाता है? तो तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर द्वारा। तापमान के बाद में वायुदाब। वायुदाब, वायुदाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से, बैरोमीटर से। इसके बाद में है आपकी वर्षा। वर्षा भी भौगोलिक दशा है, और वर्षा को रेन गेज से नापते हैं, रेन गेज। इसके बाद पवन या पवने, पवनों को एनीमोमीटर, एनीमोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है, पवनों को। तापमान, वायुदाब, वर्षा, पवने, आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को
हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला है आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापा जाता है। पोटोमीटर से। ये तो कुछ समुद्र के भौगोलिक दशाएं हो गई, लेकिन इसके अलावा एक अगर यंत्र ही याद कर रहे हैं तो एक और चीज याद रखो, समुद्र की गहराई। गहराई को फेदम में या फेदोमीटर में मापा जाता है। फेदोमीटर। हाँ, ये देखो, ये है आपकी प्रमुख भौगोलिक दशाएं: तापमान, वायुदाब, वर्षा, पवने, आर्द्रता, वाष्पोत्सर्जन। और इन भौगोलिक दशाओं को किस किस यंत्र से मापा जाता है देखो, और साथ ही साथ याद करने की कोशिश भी करना। मैं आपको लॉजिक बताता हूं। जैसे तापमान, तापमान को कैसे याद करेंगे, या तापमान का मापक यंत्र कैसे याद होगा? तापमान स्टार्ट होता है तय से, और तापमान का जो मापक यंत्र है वो स्टार्ट हो रहा है थ से। त थ त थ। आराम से आप लॉजिक बिठा लेना। तापमान थर्मामीटर। वायुदाब ब से स्टार्ट हो रहा है, बैरोमीटर। वायुदाब कहां से? ब से, ब से खत्म हो रहा है यार, ब से स्टार्ट हो रहा है, ये बैरोमीटर। ठीक है, तो वायुदाब बैरोमीटर। वायुदाब बैरोमीटर। तापमान थर्मामीटर। वर्षा, और वर्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेन गेज कहा जाता है। वर्षा को अंग्रेजी में रेन गेज कहते हैं, वर्षा को रेन कहते हैं, तो वर्षा को किससे मापेंगे? रेन गेज से मापेंगे। वर्षा को अंग्रेजी में रेन कहेंगे, तो रेन को किसमें? रेन गेज से मापेंगे। ठीक है। पवने, देखो पवनों को या तो दो तरीका है याद करने का, या तो आप ऐसे लिख लो एनी पवन। एनी पवन, एनी पवन, एनी से एनीमोमीटर हो जाएगा, पवन से पवन का मापक यंत्र है एनीमोमीटर। एनी पवन, या फिर पवन को एयर भी कहा जाता है। एयर यानी हवा, और ए से एयर, ए से एनीमोमीटर। एयर एनीमोमीटर, ए से एयर, ए से एनीमोमीटर। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हो। आर्द्रता, आर्द्रता देखो, आर्द्रता में यहां रर्रा लगा हुआ है, यहां रर्रा लगा हुआ है, और जितने भी मापक यंत्र हैं इन सभी में से केवल एक ऐसा है मापक यंत्र जिसमें यहां पर रर्रा लगा हुआ है, आर्द्र हाइग्रो। आर्द्र हाइग्रो, ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं, आर्द्रता हाइग्रोमीटर। अगला है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापते हैं, तो यहां पर भी सिमिलरिटी बिठाएंगे, तो वाष्पोपोटो, 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 वाष्पोमीटर, वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर। ठीक। गहराई, गहराई को याद कर लेना, गहराई फेदोमीटर। गहराई को किससे मापते हैं? फेदोमीटर में। इस तरह से आपको ये भौगोलिक दशाएं और इनके जो मापक यंत्र है वो आसानी से याद हो जाएंगे, और कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन टपक जाता है, आ जाता है। और अपना तो देखो सीधी सी बात यह है कि अपना तो लक्ष्य होना चाहिए कि जो अपन ने पढ़ लिया वो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन अपने को याद होना चाहिए। क्योंकि क्यों पढ़ रहे हैं? याद करने के लिए। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सीधी सी बात यह है। तो अपने को रेडी रहना है, तैयार रहना है, इसलिए इन भौगोलिक दशाएं और इनके मापक यंत्रों को अपने को याद करना है। अब जलवायु के अंतर्गत एक और सब टॉपिक है, इसका उप टॉपिक राजस्थान में चलने वाली प्रमुख पवनें। राजस्थान में चलने वाली प्रमुख पवनें। अब कौन कौन सी पवनें हैं जो राजस्थान में चलती है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो देखते हैं। लेकिन ये आपको मैं मैप के जरिए बताऊंगा, समझने में आसानी रहेगी आपके। ये फॉर्मेट है राजस्थान की नक्शे का। हाँ देखो, अब राजस्थान में उत्तर दिशा से कौन सी पवन चलती है, दक्षिण से कौन सी पवन चलती है, पूर्व दिशा से कौन सी पवनें चलती है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, तो ये पवनें याद रखना ही रखना होगा। देखो ये राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप के जरिए हम राजस्थान में चलने वाली सभी दिशाओं को याद करेंगे। कौन सी दिशाओं से कौन सी पवनें चलती है, और उन पवनों को क्या क्या कहा जाता है, उन सभी पवनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले जिसको
मेरे ऐसे कोई मित्र हो जो पहली बारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको नक्शे में दिशा देखना नहीं आता हो, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो, तो सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ एक प्लस के निशान के माध्यम से। जैसे कभी भी नक्शे में दिशा ज्ञात करनी हो तो आप इसको गौर से देखो, ये एक प्लस का निशान बनाया है, ठीक है। जैसे मान लो इसको, ये क्या है, एक मैप है, नक्शा है। नक्शे में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर दिशा होती है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। इसके जस्ट अपोजिट में नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण दिशा। इधर वाला है, यहां पर पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा। और इधर आपको पता है पश्चिम दिशा है, इधर है आपकी पश्चिम दिशा। ये तो हो गई 4 मेन दिशा आपकी। अब उप दिशाएं इनके बीच में है। जैसे उत्तर और पूर्व के मध्य में एक दिशा आती है यहां पर, इसे उत्तर पूर्व दिशा कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर और पश्चिम के मध्य में जो दिशा है इसे कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। ये मेरे को पता है कि अधिकतर तैयारी करने वालों को ये दिशा का नॉलेज है, लेकिन ये चीज मैं उनके लिए बता रहा हूं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं होता है पता। देखो, जिनको पता है ये मत सोचना कि यार ये तो मेरे को पता है, मैं जानता हूं, आगे की चीज बताओ। हम देखो, हमारा फर्ज है सबको साथ लेकर चलना। जो ऐसे मेरे साथी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है और दिशा देखना आना जरूरी है। इसीलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ और समझा दूंगा, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच में है वो उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक। इधर दक्षिण और पूर्व के बीच में है, उसे दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं, ये वाली दिशा। इसे क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, उसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। इस तरह से ये 8 दिशाओं का नॉलेज होना अपने को जरूरी है। अब इनके अलावा अब इस मेन नक्शे की बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान में उत्तर दिशा से जो पवनें चलती है उन पवनों को क्या कहा जाता है? उत्तर दिशा से, जैसे यहां से उत्तर दिशा से राजस्थान में कुछ पवनें आ रही है, ठीक है। उत्तर दिशा से चलने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर दिशा से चलने वाली पवन को एक तो ये दिशा के नाम से जाना जाता है, उत्तरार्ध पवन कहा जाता है। उत्तर दिशा से चलने वाली पवन को उत्तरार्ध पवन कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? इसी पवन को धरोड़ पवन भी कहा जाता है, धरोड़ पवन। और इसी पवन को धराव पवन भी कहा जाता है, धराव। धराव पवन। उत्तर दिशा से चलने वाली पवन को उत्तरार्ध पवन, धरोड़ पवन और धराव पवन के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत राजस्थान में दक्षिण दिशा से चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? ऐसे दक्षिण दिशा से पवनें चल रही है, तो दक्षिण दिशा से जो पवनें चलती है उन पवनों को क्या कहा जाता है? इन पवनों को लंकाओ पवन कहा जाता है। राजस्थान में दक्षिण दिशा से चलने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? लंकाओ पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तर दिशा से चलने वाली पवन को उत्तरार्ध पवन, धरोड़ पवन और धराव पवन कहा जाता है। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? यह है पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा से कोई पवन चल रही है तो पूर्व दिशा से चलने वाली पवन को क्या क्या कहा जाता है? देखो, पूर्व दिशा से चलने वाली पवन को पूर्वाई कहा जाता है, पूर्व दिशा से चलने वाली पवन को पूर्वाई पवन कहा जाता है, पूर्वैया कहा जाता है, ठीक है। और देखो, एक इसका एक विशेष नाम है इसी पवन का, पूर्वाई पवन को और क्या कहते हैं? तो देखो मित्रों, गांव में बिल्कुल जो देहाती गांव होता है वहां पर इस पूर्व दिशा को एक और दिशा के नाम से जाना जाता है, और वो कौन सा है? उगानी। कहते हैं ना कि जिस दिशा से सूर्य उगता है, उदय होता है, उसे उगानी दिशा कहा जाता है। और जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उसे आथोनी दिशा कहते हैं। गांव में, बिल्कुल देहाती गांव में जो बिल्कुल
ग्रामीण एरिया है वहाँ पर आप अपने बड़े बुजुर्ग से कभी सुना होगा आपने कि उगाने की ओर जा रहा है वो, या उगाने से कोई आ रहा है, आतुने की तरफ जाओ, आतुने से आओ, या आतुने की तरफ जाना है अपने को। तो उगाने या आथुने शब्द का अक्सर प्रयोग किया जाता है गाँव में। उगाने का मतलब होता है पूर्व दिशा और आथुने का मतलब होता है पश्चिम दिशा, ठीक है। और इन्हीं दिशाओं के नाम से इन पवनों को भी जाना जाता है। पूर्व दिशा से चलने वाले पवन को पूर्वाई कहा जाता है, साथ साथ में उगानी पवन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उगानी पवन। उगानी पवन। पूर्व दिशा से चलने वाले पवन को क्या क्या कहा जाता है? पूर्वाई, पूर्वैया या उगानी कहा जाता है। पश्चिम से चलने वाले पवन को क्या कहा जाता है? पश्चिम दिशा से चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम दिशा से चलने वाली पवन को पिछवाई पवन कहा जाता है, पंछु पवन कहा जाता है। पश्चिम दिशा से चलने वाले पवन को पिछवाई पवन, पंछु पवन या फिर इसे आथुनी पवन भी कहा जाता है। आथुनी पवन भी कहा जाता है। देखो चारों ही दिशाओं में, चारों दिशाओं से जो पवनें चलती है, चारों ही पवनों का नाम अपन ने देख लिया है। राजस्थान में उत्तर दिशा से चलने वाली पवन को उत्तरार्ध पवन, धरोड़ पवन और धराव पवन कहा जाता है, जबकि दक्षिण दिशा से चलने वाली पवन को लंकाव पवन कहा जाता है। पूर्व दिशा से चलने वाली पवन को पूर्वाइया या पूर्वाई पवन, इसके अलावा उगानी पवन के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम से चलने वाली पवन को पिछवाई, पंचू या फिर आथुनी पवन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा जो चार जो उप दिशाएं हैं, यहां से चलने वाले पवन को क्या कहते हैं? तो जैसे उत्तर पूर्व से चलने वाली पवन को क्या कहेंगे? ये जो है उत्तर पूर्व दिशा, यहां से यदि कोई पवनें चलती है, उन पवनों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व से चलने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दो प्रकार की पवनें हैं, ये दो नाम है इनका। एक तो है उत्तर पूर्व से चलने वाली पवन को उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली पवन को। और एक इसी पवन को संजेरी पवन भी कहा जाता है, संजेरी पवन। तो दो नाम हैं इनके, ध्यान रखना। राजस्थान में उत्तर पूर्व से चलने वाली पवन को क्या क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें और संजेरी पवन इसे कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? इस दिशा से यदि कोई पवन चल रही है तो उस पवनों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पश्चिम से चलने वाली पवन को सूर्वी पवन या सूर्या पवन कहा जाता है, सूर्वी या फिर सूर्या, सूर्वी या सूर्या कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से चलने वाले पवन को किस नाम से जाना जाता है? सूर्वी या सूर्या पवन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब ये वाली दिशा, ये वाली जो दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस दिशा से चलने वाली पवन को चील कहा जाता है। चील पवन का नाम है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाले पवन को चील पवन कहा जाता है। और अब आपकी आखिरी बच गई दक्षिण पश्चिम दिशा। आखिरी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि ये वाली दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा से जो पवनें चला करती है उन पवनों को एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। और एक इस पवन को और क्या कहा जाता है? इस पवन को समंदरी पवन भी कहते हैं। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन, और इन्हें समुद्री पवन कहा जाता है। ये राजस्थान में सभी दिशाओं से चलने वाली पवन को किन किन नाम से जानते हैं वो हमने देखा है। अब इसके साथ एक दो महीनों की पवन है जिन्हें क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जैसे ज्येष्ठ माह में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? ज्येष्ठ माह में चलने वाली पवन,
तो ज्येष्ठ माह में चलने वाली पवन को तवा पवन कहा जाता है। क्या कहते हैं? तवा। ज्येष्ठ माह में चलने वाली पवन को तवा पवन कहा जाता है। इसके बाद में है पौष माह में चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? पौष माह में चलने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो पौष, देखो ज्येष्ठ माह कैसा होता है? गर्म महीना होता है, ठीक है। और गर्मी क्या, लगभग बेहद गर्म महीना होता है। जिस तरह से अंग्रेजी महीने के अकॉर्डिंग जून महीना होता है सबसे गर्म महीना होता है, वैसे ही ज्येष्ठ माह होता है अत्यधिक गर्म महीना होता है। तो गर्म माह में गर्म पवनें चलती है, ठीक है। ये तवा पवनें कैसी है? गर्म पवनें हैं। लू से भी बहुत गर्म पवनें होती है ये, ठीक है। तो इसीलिए ये तवा नाम आया, इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, वरना लू तो सभी जानते हैं, लू एक गर्म और शुष्क पवन है, ठीक। तो ज्येष्ठ माह में कौन सी पवनें चला करती है? तवा पवनें चला करती है, यानी कि ज्येष्ठ माह में चलने वाली पवन को तवा पवन के नाम से जाना जाता है। पौष महीना कैसा होता है? गर्म होता है कि सर्दी ठंडा होता है? तो पौष का महीना सर्दी से युक्त होता है, यानी कि ठंडा महीना होता है। तो कैसी पवनें चलेगी? ठंडी पवनें चलेगी, ठीक। तो पौष माह में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? पौष माह में चलने वाले पवन को सीढ़ी पवन कहा जाता है। पौष माह में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? सीढ़ी पवन कहा जाता है। ज्येष्ठ माह में चलने वाली पवन को तवा पवन कहते हैं और पौष माह में चलने वाले पवन को सीढ़ी पवन कहते हैं। इसी के साथ एक और पवन होती है जिसमें जो बहुत तेज गति से चलती है। जब वो पवन चलती है तो आवाज करती हुई चलती है, कुछ आवाज सी आती है, सिटी टाइप की कुछ आवाज आती है, ऐसी आवाज करती हुई वो पवन बहुत तेज गति से चलती है, लेकिन आंधी नहीं होती है। उस पवन को क्या कहा जाता है? तेज गति से चलने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो तेज गति से चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो देखो, इस पवन को याद करने के लिए एक शब्द गांव में बोलते हैं कि आज तो अरडाटी बायरो चाल रहे है। अरडाट बायरो चाल रहे हो, अरडाट मतलब बहुत तेज गति से बायरो चाल रहे हो, बहुत तेज, ठीक। अब अरडाट बायरो चाल रहे हो, इस अरडाट शब्द से इसका नाम निकला हुआ है इस पवन का। तो देखो, तेज गति से चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तेज गति से चलने वाली पवन, चलने वाली पवन, तेज गति से चलने वाली पवन को अरडाव पवन कहा जाता है। नाम ही क्या है इसका? अरडाव पवन, अरडाट अरडाव, ठीक है। तो तेज गति से चलने वाली पवन को अरडाव पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरडाव पवन कहा जाता है। अब जितने भी पवनें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है अपने, सभी को मैंने इस मैप के माध्यम से आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अब इस मैप का आपको क्या लेना है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया होगा। हाँ, तो देखो राजस्थान में कौन कौन सी पवनें चला करती है, कहां कहां से चलती है, सभी पवनों के बारे में हमने चर्चा की है। अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की, कि राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है। जलवायु का जो सामान्य सा वर्गीकरण है वो भी अपन देख लेते हैं। राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, अगली बात करते हैं सामान्य वर्गीकरण। देखो मित्रों, जलवायु वर्गीकरण की जब भी बात आ जाए तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, और काफी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और वो क्या बात है जिसका अपने को ध्यान रखना है। तो देखो, जब भी जलवायु वर्गीकरण के लिए क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए कि फलाने के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, या किसी व्यक्ति के अनुसार, किसी भूगोलवेत्ता के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए कि कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में। किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो 4 भागों में, और व्यक्ति का नाम नहीं आए तो जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पूछ लिया आपसे कि कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। या फिर थार्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। लेकिन यदि सिंपली क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो फिर 5 भागों में विभाजित किया गया है। जब किसी का नाम आ जाए क्वेश्चन में और पूछे कि कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, और क्वेश्चन में यदि नाम नहीं आए तो 5 भागों में, और नाम नहीं आए ऐसे आ जाए कि सामान्य वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु
को विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो भी 5 भागों में, ध्यान रखना। और जलवायु का हम सामान्य वर्गीकरण ही देख रहे हैं हम। देखो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण किसका सामान्य वर्गीकरण? जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। अब सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है सामान्य वर्गीकरण के अनुसार। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं, ये भी हम नक्शे के माध्यम से ही पढ़ेंगे। ये 5 भागों की चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहला नाम मैं इधर लिख देता हूं। पहली जो जलवायु है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा जो भाग है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरा जो भाग है वह है उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु। चौथा जो भाग है वह है आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। और आखिरी जो भाग है आपका वह है अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। हाँ, राजस्थान की जलवायु को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? सामान्य तौर पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। अब ये जो 5 भाग हैं, इन 5 भागों को देखते हैं हम नक्शे के माध्यम से। तो अपना जो पहला भाग है उसका डिवाइडेशन लगभग यहां से हो जाएगा। ये है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अपने? तो देखो बेसिकली पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कौन सी वर्षा से कौन सी वर्षा वाले क्षेत्र को या कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तो देखो यहां पर है 0 सेंटीमीटर वर्षा से 0 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है उस पूरे के पूरे क्षेत्र को शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। 0 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन? शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? तो यहां पर आपका जिला पड़ता है जैसलमेर। शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर। शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? यह क्वेश्चन भी आ सकता है। वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन तो 100% अपने को याद करना ही करना है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में मरुद्भिद जलवायु पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद, मरुद्भिद। और मरुद्भिद वनस्पति को और क्या कहा जाता है? मरुद्भिद वनस्पति को जीरोफाइट भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? जीरोफाइट, जीरोफाइट। मरुद्भिद वनस्पति का दूसरा नाम है जीरोफाइट। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। अब इस वनस्पति में कैसे पेड़ पौधे होते हैं? तो छोटी छोटी पत्ती वाले कांटेदार झाड़ियां, नागफनी, कैक्टस आदि पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? छोटी पत्ती वाले, छोटी पत्ती वाले कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां और कैक्टस, कैक्टस, नागफनी आदि जो पेड़ पौधे हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। और यही क्वेश्चन अभी 2024 का पहला एग्जाम हुआ था आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बाकायदा ये क्वेश्चन आया हुआ है, नागफनी या कैक्टस कौन सी प्रकार की वनस्पति है? जलोद्भिद, लवणोद्भिद, शैलोद्भिद या मरुद्भिद? मरुद्भिद उस पर
राइट जवाब था। तो क्वेश्चन कभी भी कैसा भी पूछ सकते हैं, अपने को रेडी रखना। शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश में मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पति में छोटी पत्ती वाली कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस, नागफनी, मैं नागफनी भी यही लिख देता हूं, नागफनी, ऐसे वनस्पति यहां पर पाई जाती है। ठीक है, 0 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है, इसे ही शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा और भी यदि क्या क्वेश्चन आ सकता है, यदि हम सोचें तो एक और क्वेश्चन है जो यहां से बन सकता है। ये 5 जलवायु प्रदेश है और यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रेत के टीले कौन सी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन यदि आपको देगा, वो दे देगा इन चारों में से शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र या आर्द्र जलवायु प्रदेश। इनमें से कौन से जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा रेत के टीले पाए जाते हैं। तो यही है अपना शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा रेत के टीले पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप यहीं पर पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क जलवायु प्रदेश में। अगला है आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? पहला, कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं? तो 0 से 20 सेंटीमीटर यहां तक आ गया था, तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? तो यहां पर आपका पड़ता है बीकानेर। बीकानेर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर माना जाता है। नेक्स्ट है कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में यहां पर कुछ वनस्पति पाई जाती है, इस तरह से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो वनस्पति है जो इस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, इसे कहा जाता है स्टेपी प्रकार की वनस्पति। क्या कहते हैं? स्टेपी वनस्पति। ये नाम जरूर याद रखना है आप, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, स्टेपी वनस्पति। स्टेपी वनस्पति। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी वनस्पति यहां पर पाई जाती है, या स्टेपी घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये जो नाम है स्टेपी, ये अपने को जरूर ध्यान में रखना है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। प्रतिनिधि नगर बीकानेर है। कौन सी घास या कौन से वनस्पति यहां पर पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। अगला है तीसरा पार्ट आपका उपाद्र जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश, ये जो पोर्शन है, ये जो भाग है, ये उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? तो देखो 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर के अंतर्गत ये आ रहा था, तो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उपाद्र जलवायु प्रदेश। 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है उपाद्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। और यहाँ का जो प्रतिनिधि नगर है वो है आपका जयपुर। जयपुर उपाद्र जलवायु प्रदेश का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि नगर माना जाता है। अगला है कि यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो जब राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ा था आपने, तो यहाँ पर क्या था? अरावली पर्वतमाला थी। इस पोर्शन में क्या थी? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला यहाँ पर फैली हुई है, तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? पर्वतीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति? पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति। इस पर्वतीय वनस्पति को पतझड़ वनस्पति भी कहते हैं। पतझड़ वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति या पतझड़ वनस्पति कहां पर पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में यह पाई जाती है।
तीन प्रकार के जो जलवायु है आपके वो हो गए हैं, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु और उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। जयपुर इसका प्रतिनिधि नगर है। वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो पर्वतीय वनस्पति या फिर पतझड़ वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अगला जो आपका भाग है जलवायु का वो कौन सा है, अगला जो भाग है वो है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस तरह से होगा इसका डिवाइडेशन, आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। पूर्व वाला मैदान है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये है आपकी आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, 60 से 80, ये इतना बड़ा पोर्शन है। तो यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है वही आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग, इस सामान्य वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ का जो प्रतिनिधि नगर है वो है आपका सवाई माधोपुर। असम का मतलब होता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश का क्या है, प्रतिनिधि नगर, प्रतिनिधि नगर असम, ठीक है। सवाई माधोपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है आर्द्र जलवायु प्रदेश में, तो यहाँ सघन पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। सघन पतझड़ वनस्पति। आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सघन पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। अब इसके बाद में आपका अंतिम जो जलवायु प्रदेश है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वो है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये झालावाड़ वाला क्षेत्र, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और ये इधर सिरोही वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी कौन सी वनस्पति पाई जाती है, देखो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, पहले तो बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर यहां पर पाई जाती है। 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा कहां पर पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ का जो प्रतिनिधि नगर है वो है आपका झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि नगर। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो यहाँ पर भी कुछ वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। इस वनस्पति को कहा जाता है सवाना प्रकार की वनस्पति। सवाना प्रकार की वनस्पति या सवाना वनस्पति। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। प्रतिनिधि नगर है कौन सा है, झालावाड़ है। यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, सवाना प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। यह है जलवायु के या सामान्य आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। सामान्य तौर पर जलवायु का वर्गीकरण, सामान्य तौर पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है। और 5 भाग कौन से हैं, ये है आपके 5 भाग। और इस चीज को आप देख लेना अच्छी तरह से, आपके समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो और जब मैं यहाँ से हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आशा करता हूँ जलवायु का जो टॉपिक है जिसमें आज की क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा वो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इस क्लास में या इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी और रेगुलर क्लासें मिलेगी। ये हो सकता है कि कभी जैसे मान लो कोई बहुत अर्जेंट काम आ जाए तो उस दिन आपको क्लास नहीं मिले या मिस हो जाए, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले दिन आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी। कभी कभी बाई चांस मिस होगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि मिस नहीं हो कुछ भी। तो आपको रेगुलर क्लासें तो मिलेगी सही, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, और आपको कहता हूं मैं क्या फर्ज बनता है कि थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एक वीडियो देखने के बाद, क्लास देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ में। जय हिंद,